Hello everyone, welcome back to JK Meritorious Academy. I hope you are all doing well. So let's start today class. So we have started a series of MCQs on Indian polity. In previous lecture हम लोग ने डिस्कस किए थे MCQs about parliamentary system. आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फेडरल सिस्टम पर. ओके और मैं रिकमेंड करूँगी जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. ओके सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर. द टर्म फेडरेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड फीडर्स विच मीन ट्रीटी एंड एग्रीमेंट. वर्ड फीडर्स कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव्ड हुआ है? ऑप्शन है आपके पास लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, इंग्लिश वर्ड, फ्रेंच वर्ड. आई होप आप सबने अपना राइट आंसर मार्क कर लिया होगा. सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए लैटिन वर्ड. लैटिन वर्ड फीडर्स से ड्राइव्ड हुआ है आपका टर्म फेडरेशन. ओके सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आपकी स्क्रीन पर. डैश इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज कंसंट्रेटेड इन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे पावर सिर्फ एक ही लेवल के पास होती है, एक ही सिंगल बॉडी के पास होती है, सारी डिसीजन जो है वही बॉडी लेती है, वही लॉज बनाती है. ठीक है सो आपके पास ऑप्शन है फेडरलिज्म, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज. आई होप आप सबने अपना राइट आंसर मार्क कर लिया होगा. सो मैं राइट आंसर आपका मार्क कर देती हूँ. ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब देखिए जहाँ पे भी आपको डेमोक्रेटिक कंट्री देखने को मिलेंगी वहाँ पे आप लोगों को दो तरह की गवर्नमेंट देखने को मिलेगी. या तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है, या फिर आपको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी. हम कैसे डिसाइड करें कि ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट. नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट. रीजनल गवर्नमेंट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं आपकी. ठीक है सो हम उन दोनों के बीच में क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे कि उनके आपस में रिलेशन कैसा है. अगर सिर्फ आपकी गवर्नमेंट जो है एक नेशनल लेवल की होगी, नेशनल लेवल पे ही सारे डिसीजन लिए जाएंगे, स्टेट के पास अगर कोई पावर्स नहीं है, ठीक है, सारी पावर्स जो हैं वो आपकी सेंटर के पास है, तो हम कहेंगे ये क्या है, एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ठीक है वेयर पावर आर वेस्टेड ओनली इन वन हैंड, तो हम उसे बोलेंगे ये एक तरह की यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं ब्रिटेन. ब्रिटेन में आपको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी. ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूँ इटली में आपको देखने को मिल जाएगी, फ्रांस में आप लोगों को यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिल जाएगी. ठीक है जापान में भी आपको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी. ठीक है सो समझ आ गया आप लोगों को. इसलिए यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, सेंटर स्ट्रांग होता है. ठीक है ये सेंटर क्या होगा, स्ट्रांग होगा. अगर रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती होगी तो वो अपनी पावर कहाँ से ड्राइव करेगी, वो अपनी पावर्स भी सेंटर से ड्राइव करेगी, अगर उनको सेंटर जो है कुछ पावर देना चाहे तो. ठीक है अदरवाइज सारे जो डिसीजन मेकिंग है, सारी जो पावर्स हैं, आप कह सकते हैं दैट मीन्स कि एब्सोल्यूट पावर जो है वो कौन इंजॉय कर रहा है, एब्सोल्यूट पावर जो है वो इंजॉय कर रहा है यहाँ पे सेंटर. ओके और अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा, फेडरल का मतलब ही आप ये जान लीजिए डिवीज़न ऑफ पावर. ठीक है आप कह सकते हैं डिवीज़न ऑफ पावर. ठीक है जब पावर्स जो है सेंटर और स्टेट में, नेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल पे पावर्स को डिवाइड कर दिया गया हो, ठीक है सो हम उसे कहेंगे ये क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ओके ठीक है ये तो है कि सेंटर स्ट्रांग होता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे इक्वल जो है स्टेट के पास भी क्या दी गई होती है, पावर्स दी गई होती है. ठीक है सो अगर आपको एग्जांपल लेना हो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा फेडरल गवर्नमेंट, तो इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, कनाडा में आपको देखने को मिल जाएगा फेडरल गवर्नमेंट. ओके ठीक है सो रशिया में भी आपको देखने को मिलेगा फेडरल गवर्नमेंट. ये थे आपके एग्जाम्पल. सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर. डैश इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. कौन सी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे पावर्स को डिवाइड किया गया होता है डिफरेंट लेवल पे. ठीक है सो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया. सो ऑप्शन है आपके पास फेडरलिज्म, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए फेडरलिज्म. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है यहाँ पे पावर जो है डिफरेंट लेवल पे क्या हो गई होती है, डिवाइड कर दी गई होती है. ओके सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. फेडरलिज्म हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड
डैश गवर्नमेंट। सो ऑप्शन है आप लोगों के पास लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो आई होप आप सबने अपना राइट आंसर मार्क कर लिया होगा। फेडरलिज्म में दो लेवल पे गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया था, एक तो स्टेट लेवल पे एंड दूसरा है आपका सेंटर लेवल पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ फेडरलिज्म। इसमें से आपको बताना है कौन सा फीचर नहीं है फेडरलिज्म का। देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, source of revenue for each level of government is clearly specified to ensure its financial autonomy, different type of government govern different people, and D option है the high court act as umpire if dispute arise between the level of the government. So here is right answer is option number D। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने अपने यूरिसडिक्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, अगर डिफरेंट लेवल में कोई डिस्प्यूट आ जाते हैं तो अपने अपने यूरिसडिक्शन में क्या करेंगे, ये उस डिस्प्यूट को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ, देयर आर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आप लोगों को 2 या 2 से ज़्यादा तरह की आपको यहाँ पे गवर्नमेंट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज क्लियरली स्पेसिफाइड, डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न डिफरेंट पीपल। ठीक है, डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट को डिफरेंट पीपल जो हैं वो गवर्न करते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, ये आपको 3 ऑर्गन मिलेंगे। लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो आपके लॉ को एग्जीक्यूट करेगी, जुडिशरी उन लॉज को जो है इंटरप्रेट करेगी। ठीक है, सो लेजिस्लेटिव जो है स्टेट में जो है सेंटर में जो है पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। ठीक है, और स्टेट में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी होती हैं। ठीक है, ये लॉ कानून बनाती हैं सारी। तो डिफरेंट जगह पे आप देखेंगे, सेंटर में आपको पीएम प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टेट में आप लोगों को सीएम और गवर्नर्स देखने को मिलेंगे। अगर यूटी होगा तो यूटी में आपको एलजी देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो डिफरेंट लेवल पे जो है डिफरेंट लोग जो हैं ये गवर्न करते हैं। और अगर हम विलेज लेवल पे आ जाएँ, ग्रास रूट लेवल पे आ जाएँ, तो वहाँ पे आपको कौन दिखेंगे, सरपंच और पंचेस जो है ये देखने को मिलते हैं, जो क्या करेंगे जो है उस जगह को जो है उस गवर्नमेंट को जो है गवर्न करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म। इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है फेडरलिज्म का, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, रिस्पेक्ट रीजनल डिस्पैरिटी डाइवर्सिटी, क्रिएट सिचुएशन लाइक अ सिविल वॉर। ठीक है, और डी ऑप्शन है ए एंड बी। सो ऑप्शन नंबर डी तो आपका ऑटोमेटिकली जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये किसी भी तरह की जो है वॉर जो है नहीं क्रिएट करता है। ठीक है, ऑप्शन आपका दोनों ही ठीक है, फर्स्ट ए एंड बी, बट राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। एक यूनिटी जो है आपस में बनी रहे, रीजनल डाइवर्सिटी जो है, ठीक है, उस पर भी क्या किया जाए, दोनों आपस में जो है स्टेट और सेंटर एक दूसरे की क्या करें, रिस्पेक्ट करें। ठीक है, अब एक चीज़ और है कि हमारी कंट्री में जो है इंडिया ने जो है फेडरलिज्म की ही गवर्नमेंट को क्यों चुना, यूनिटरी की क्यों नहीं चुना। ठीक है, क्योंकि फेडरलिज्म को इसलिए चुना, एक तो बिग एरिया था। ठीक है, लार्ज कंट्री थी, इतना बड़ा एशिया आप देखते हो, ऊपर नॉर्थ से लेके पहाड़ों से लेके आप नीचे देखेंगे समुंदर तक जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, साउथ तक। ठीक है, तो इतनी बड़ी कंट्री जो है उसको गवर्न करना जो है, एक ही बॉडी को, सिंगल बॉडी को जो है पावर्स दे देना, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं था। और दूसरा चीज़ जो थी यहाँ पे जो है सोशो और कल्चरल एक सेकेंड रुकिए, सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो इस चीज़ों को यूनाइट रखने के लिए हमें चाहिए था कि हर किसी को जो है पावर्स दी जाएं, ताकि एक ही जगह पे पावर जो है कंसंट्रेटेड होके ना रहे, कोई भी खुद को जो है इन्फीरियर ना समझे, कोई किसी को जो किसी से खुद को सुपीरियर ना समझने लग जाए। ठीक है, किसको किसी भी तरह का जो है एब्सोल्यूट पावर जो है एक ही हैंड में ना दी जाए, और एक ही इंसान जो है तानाशाही ना करना लग जाए, आर्बिट्रेरी बेस से जो है रूल करना ना स्टार्ट कर दे। इसीलिए ये जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाया गया। अब एक चीज़ और है, देखिए फेडरलिज्म आपका 2 तरह से होता है, एक तो होता है इंटीग्रेशन से, ठीक है, और दूसरा होता है डिसइंटीग्रेशन से।
ठीक है। इंडिया का जो फेडरलिज्म है ये कैसे लाया गया? डिसइंटीग्रेशन से। अगर हम उसी तरह से यूएस की बात करें ना, तो यूएस का फेडरलिज्म कैसे लाया गया है? इंटीग्रेशन से। क्योंकि 13 उनकी ब्रिटिश कॉलोनीज थी, जहाँ पे जो है ब्रिटिशर ने कॉलोनीज बनाई हुई थी, वो कॉलोनीज जब इंडिपेंडेंट हो गई ब्रिटिशर से, तो उन्होंने क्या किया, वो कॉलोनीज ने मिलके डिसाइड किया कि ऐसे तो हमें बार बार ये जो है लूटते रहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम 13 कॉलोनीज जो हैं ये यूनाइट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और एक जो है सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर बना देते हैं, और उसको जो है हम सारी पावर्स दे देते हैं, ठीक है। ऑल पावर उसको दे देते हैं, और उससे हम कहेंगे कि भाई हमें प्रोटेक्ट करो, हमारे लिए लॉ बनाओ, हमारे लिए कानून बनाओ। जब छोटी छोटी बॉडीज़, ठीक है, जब छोटी छोटी, एक सेकेंड, जब छोटी छोटी बॉडीज़ जो हैं आपस में यूनाइट होके एक स्ट्रॉन्ग जो है एक सेंटर बनाती हैं अपने लिए, और उसको पावर देती हैं खुद को गवर्न करवाने के लिए, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे ये फेडरलिज्म जो है इंटीग्रेशन से हुआ है। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का फेडरलिज्म जो है वो डिसइंटीग्रेशन से हुआ है, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन से हुआ है। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ कि सारी स्टेट ने जो है पावर्स जो है वो सेंटर को दे दी गई है। जब आप ब्रिटिशर गए थे तो सेंटर जो है वो न्यू दिल्ली में ऑलरेडी था, ठीक है। सो क्या किया गया कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो है सेंटर को, न्यू दिल्ली में सेंटर था, सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया गया, एक सेंटर बनाया गया जिसके साथ बहुत सारी पावर हैं। बाद में इस सेंटर ने मिलके जो है सारी स्टेट को अपने साथ क्या कर दिया, मिला लिया, इसको अपने साथ यूनाइट कर लिया, सारी स्टेट को, जो आपके अभी 28 स्टेट है उन सबको स्टेट को इसने अपने साथ ज्वाइन कर लिया। क्योंकि यहाँ पे यूनिटरी लाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि 552 जो है प्रिंसली स्टेट्स थी, तो उन सबके सबको जो है पावर्स दे देते, ऐसे ही हम लोग यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आते तो पॉसिबल नहीं था उनको गवर्न करवाना। पहले क्या किया गया, इंडिया में एक सेंटर स्ट्रॉन्ग किया गया, और उस सेंटर ने क्या किया, सारी जो है स्टेट्स जो है उनको अपने साथ यूनाइट की, ठीक है, अपने साथ जोड़ा, और जो भी उनकी ज़रूरतें थी, जो भी उनकी नीड थी, डिमांड थी, उनको जो है वो देते गए, उनको थोड़ी थोड़ी पावर्स देते गए, ठीक है। और आपने याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है इंडिया का फेडरेशन जो है इंटीग्रेशन से या डिसइंटीग्रेशन से है। सो आपने बताना है कि इंडिया का फेडरेशन जो है ये डिसइंटीग्रेशन से हुआ है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डैश कंट्री हैव ए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें कौन सी कंट्री है, यहाँ पे आपको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। ए ऑप्शन है इंडिया, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है इटली, एंड डी ऑप्शन है रशिया। आई होप आप सबने अपना राइट आंसर मार्क कर लिया होगा। अगर हम बात करें इंडिया की, यहाँ पे आपको फेडरल देखने को मिलेगा, नेपाल में भी आपको फेडरल देखने को मिलेगा, रशिया में भी, लेकिन इटली में आप लोगों को यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, ओके। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है सेंटर। डैश क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पस वॉज स्टॉप्ड इन, ठीक है। सो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करना कब बंद किया गया था? ऑप्शन है आपके पास 1970, 1975, 1965 या फिर 1960। आई होप आपने राइट आंसर जो है मार्क कर लिया होगा। सो राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 1965 में ऑफिशियल पर्पस के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए स्टॉप कर दिया गया था, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द शेड्यूल लैंग्वेज इन इंडिया। इसमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है इंडिया में? इंडिया का जो 8 शेड्यूल है वो डील करता है लैंग्वेज के साथ, और 22 एट प्रेजेंट जो है 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सी जो है शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है। असामीज़, बोडो, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। सो ये जो है असामीज़, बोडो होगी, हिंदी होगी, ये सारी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, लेकिन इंग्लिश जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इट इज़ कॉल्ड। जब पावर सेंटर और स्टेट से लेकर, फेडरलिज्म में क्या था आपने देखा, सेंटर और स्टेट, ठीक है। जब इनसे पावर लेके हम लोग एक लोकल लेवल पे जो है, लोकल लेवल पे जब पावर्स दे देते हैं तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं,
देखिए ऑप्शन है आप लोगों के पास सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल पावर या फिर डिवाइट्रीफिकेशन। आई होप आप सबने अपना राइट आंसर मार्क कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है जब हम लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट को जो है हम लोग पावर्स देते हैं। आपको पता है डिसेंट्रलाइजेशन जो है कब की गई, 37 अमेंडमेंट एक्ट जो है हुआ था 1992 में। इसके अकॉर्डिंग क्या बनाया गया, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट बनाया गया। ठीक है, और 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या लाया गया, म्यूनिसिपैलिटीज़। ओके, ग्रास रूट लेवल पे भी क्या किया गया, पावर्स दी गई, सरपंचेस पंचेस को जो है दी गई, ताकि वो भी क्या करें, विलेज लेवल पे, एक ग्रास रूट लेवल पे जो है चीज़ों को मेंटेन करें, मैनेज करें। ठीक है, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इंडियन फेडरेशन क्लोजली रिसेंबल, अगर हम बात करें इंडियन फेडरेशन, ये क्लोजली हमें किसकी तरह दिखाई देता है, यूएस की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह, नाइजीरिया की तरह या फिर कनाडा की तरह। ठीक है, सो राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। इंडिया ने जो अपना फेडरलिज्म लाया है, यूएसए में भी फेडरलिज्म था, कनाडा में भी फेडरलिज्म था। ठीक है, यूएसए में भी था और इंडिया कनाडा में भी था। ठीक है, सो जो है यहाँ पे क्या किया गया, हमने जो अपना फेडरलिज्म लिया वो किस मॉडल से लिया है, कनाडा से लिया। वहाँ पे क्या है, सेंटर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सेंटर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ओके, वहाँ पे सेंटर स्ट्रॉन्ग है और पावर्स जो है स्टेट में दी गई है। पहले स्टार्टिंग में वहाँ पे 4 प्रोविंसेस से, सिर्फ एट प्रेजेंट जो है वहाँ पे 10 प्रोविंसेस जो है हो गए हैं। इन सभी को मिल के जो है उन्होंने अपना जो है एक फेडरेशन बनाया, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया, उनको कुछ पावर्स दी। ठीक है, उसी से हम लोगों ने इंस्पायर्ड होकर अपनी कंट्री में जो है कनाडा वाला ही फेडरेशन जो है वो हम लोगों ने चूज़ किया है। ठीक है, अगर हम बात करें अपने फेडरेशन की, हमारे इंडिया में जो है जो फेडरलिज्म है वहाँ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हम लोगों को देखने को मिलती है। इन सबके पास जो है सेंटर में पावर दी गई है। उसी तरह से स्टेट में भी अगर हम देखें, लेजिस्लेटिव असेंबली है हमारी, ठीक है, जिन्हें हम लेजिस्लेचर कहते हैं। एग्जीक्यूटिव में आप लोगों के जो सीएम होंगे, जो गवर्नर होंगे, उनको पावर्स दी गई हैं और जुडिशरी भी होती है आप लोगों की। ठीक है, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। पार्लियामेंट्री हैज़ पावर टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू द मैटर इन द स्टेट लिस्ट प्रोवाइड इट इन द डैश। पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है, टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू द मैटर इन द स्टेट लिस्ट प्रोवाइड इट इन द डैश। नेशनल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ द मिनॉरिटी, इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक या फिर इंटरेस्ट द स्टेट कंसर्न। ठीक है, अब देखिए पार्लियामेंट जो है, आपको पता है आपकी जो है सब्जेक्ट जो है उनको डिवाइड कर दिया गया है। यूनियन लिस्ट है आप लोगों के पास, 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट पे लॉ कौन बनाएगा, सेंटर। स्टेट लिस्ट में कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट पे कौन बनाएगा, बोथ सेंटर एंड, सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट आ जाता है तो बात किसकी सुनी जाएगी, हमेशा डिसीजन किसका माना जाएगा, सेंटर का ही डिसीजन जो है वो माना जाता है। ये आप लोग जो है याद रखेंगे। ओके, स्टार्टिंग में जो है यूनियन लिस्ट में जो है आपके 97 सब्जेक्ट थे, एट प्रेजेंट 98 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट में कितने थे आप लोगों के, 66 जो है ओरिजिनली थे। अभी जो है आप लोगों को 59 जो है वो सब्जेक्ट्स जो हैं आपको स्टेट लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर हम कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो ओरिजिनली 47 थे। ठीक है, ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट थे, एट प्रेजेंट आपको 52 सब्जेक्ट ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन चीज़ों पे जो है ये बना सकते हैं। जैसे यूनियन लिस्ट में आपका आ गया डिफेंस, जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है ना वो यूनियन को दिए गए हैं। जैसे डिफेंस हो गया आपका, रेलवे हो गया आप लोगों का, ठीक है, फाइनेंस हो गया, ये ऐसे जो आपको दिए गए हैं ये किसको दिए गए, यूनियन को। ये यूनियन सेंटर जो है इन पर बनाएगा। और स्टेट में जैसे आपका हेल्थ हो गया, ठीक है, लिख लीजिए, हेल्थ हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, ठीक है, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये किसको दे दी गई हैं, स्टेट को दे दी गई हैं। स्टेट जो है इन पे क्या बनाएगा, लॉ और कानून बनाएगा। ठीक है, और एक तरह की और है रेजिडरी लिस्ट। ठीक है, रेजिडरी लिस्ट जो है इस पे जो है ये कौन लॉ बनाएगा, इस पे जो है सेंटर लॉ बनाएगा। ठीक है, ये एक ऐसी लिस्ट है जिसके बारे में हमने पहले कभी सुना नहीं था। कुछ एबनॉर्मल कंडीशन में कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आ जाएं जिसके ऊपर अगर लॉ कानून बनाना पड़े तो उसके ऊपर कौन बनाएगा, यहाँ पे आपका कौन बनाएगा, सेंटर जो है लॉ बनाएगा। ठीक है, सो राइट ऑप्शन है इसका
कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट के ऊपर जो है, स्टेट लिस्ट जो है उसके ऊपर लॉ कानून कैसे बना सकता है। अगर कोई देश हित की बात हो, नेशनल इंटरेस्ट की कोई बात आ जाए, ठीक है, राज्यसभा आपका अगर कोई रेजोल्यूशन पास कर दे, कुछ नेशनल इंटरेस्ट की बात है और राज्यसभा जो है अपनी 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर कोई रेजोल्यूशन पास कर दे और पार्लियामेंट को कहे भाई इस स्टेट के लिए आप लोगों को लॉ बनाना है, कानून बनाना है, तो उसमें जो है किसी तरह का कोई जो है स्टेट जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती, इंटरप्शन नहीं कर सकती। उसमें जो है पार्लियामेंट को क्या करना होगा, लॉ बनाना ही पड़ेगा। जहाँ दूसरी सूरत में ये हो सकता है जहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे स्टेट चाहती है कि भाई यहाँ पे हमारे लिए पार्लियामेंट क्या करे, लॉ बनाए, ठीक है, तो वो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली से जो है पूरी सहमति के साथ जो है, ये कंसेंट के साथ जो है वो क्या करेगी, पार्लियामेंट को कहेगी कि सर हमारे लिए पार्लियामेंट क्या करे, हमारे लिए जो है इस मैटर पे जो है, हमारी स्टेट लिस्ट के इस टॉपिक पे जो है, इस सब्जेक्ट पे जो है पार्लियामेंट लॉ बनाए, तो फिर जो है पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ बना सकती है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज और द फीचर ऑफ द फेडरलिज्म। इसमें से आपको बताना है कौन सा फीचर है फेडरलिज्म का। द पावर ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट आर क्लियरली लेट डाउन, इट हैज़ अ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली ए, ओनली टू, बोथ 1 and 2 एंड फिर नन, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ फेडरलिज्म में, अगर आपका फेडरलिज्म है ना, तो आपके इसमें फीचर देख ली, एक तो आप लोगों को ड्यूल पॉलिटी देखने को मिलेगी। ड्यूल पॉलिटी आप लोग देख रहे हैं, सेंटर और स्टेट, नेशनल लेवल पे भी गवर्नमेंट है और रीजनल लेवल पे भी गवर्नमेंट है, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। एक तो आपको हमेशा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। फेडरलिज्म में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों देखने को मिलेगा भाई, फेडरलिज्म में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मिलेगा क्योंकि सेंटर के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर है। अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो ऐसा नहीं है कि किसी सुबह उठ के जो है स्टेट बोल दे भाई इस पे मैं कानून बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो फेडरलिज्म वहाँ है जहाँ पे क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे कानून लिखा गया है बाकायदा, जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है स्टेट की पावर्स और सेंटर की पावर जो है मेंशन की गई है, ठीक है। और दूसरा फीचर डिवीजन ऑफ पावर्स आप देख सकते हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, ठीक है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी आप लोग देख सकते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम होगा, ठीक है, सुप्रीम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है। सारी चीज़ें जो है, जैसे हमने अपनी कंट्री को गवर्न करना है वो हम कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें सारी पावर्स दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। और हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। देखिए अब में 3 ऑर्गन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। अभी जो है जुडिशरी इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया कि किसी भी तरह का लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का किसी भी तरह का कोई भी जुडिशरी पे दबाव नहीं होगा, कोई बिल लाना है, ठीक है, और अब किसी भी तरह से लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशरी को जो है फोर्स नहीं कर सकते उस बिल को जो है पूरी तरह से उस पर सहमति देने के लिए, ठीक है, ओके। सो हमारी जुडिशरी को क्या रखा गया, इंडिपेंडेंट रखा गया है, एक टॉप लेवल पे रखा गया है कि उसकी डिसीजन मेकिंग में किसी भी तरह का लेजिस्लेटिव का या एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। सो राइट ऑप्शन था। और देखिए ऑप्शन इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट दी गई थी, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपको यूनिटरी में देखने को मिल सकता है, लेकिन फेडरलिज्म में आपको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। सो इसलिए राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द 3 लिस्ट, ठीक है, दैट डिवाइड पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। कौन सा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें 3 लिस्ट, अभी हमने देखा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, ये तीनों लिस्ट मेंशन है, ठीक है। सो ऑप्शन है 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल या फिर 8th शेड्यूल। सो राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द 3 लिस्ट, ठीक है, जो डिवाइड करती है पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट लेवल, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, असर्शन वाला क्वेश्चन है, केसी वेयर कॉल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए कॉजी फेडरल, ठीक है, ये एक केसी इनका नाम है, ओके। सो इन्होंने कहा था कि जो इंडिया का फेडरलिज्म है ये कॉजी फेडरलिज्म है, ठीक है ना, ये कॉजी का मतलब हो गया कि इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर, कि पूरी तरह से फेडरल नहीं है, इम्प्रॉपर है भाई, ठीक है। इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी देखने को मिलेगा और फ्लेक्सिबल भी देखने को मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिजिडिटी भी है, ठीक है। हम लोगों का जो फेडरलिज्म है वो मिक्सचर है,
ठीक है, एक तरह का मिक्सचर है, प्रॉपर तरह से फेडरलिज्म नहीं है, ठीक है। रीज़न क्या है, देयर आर 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड पावर विद इन द सेंटर एंड द स्टेट एंड गिविंग रेजिडुअरी पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरल में क्या होता है, फेडरल में क्या होता है कि इक्वल पावर्स जो है सेंटर स्टेट के पास दी गई थी, लेकिन हमारे इंडिया में आपको कॉजी देखने को मिलेगा। सेंटर यहाँ पे ऑलमोस्ट आप लोगों को क्या दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, ठीक है। हम लोग कॉजी क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें यूनिटरी फीचर भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। यूनिटरी फीचर्स भी देखने को मिलते हैं और फेडरल फीचर्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यूनिटरी में हम लोग देखते हैं यूनियन लिस्ट में, ठीक है, यूनियन लिस्ट में सेंटर लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बनाएगा, पावर्स इक्वली हैं दोनों के पास अपने अपने सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की। अगर जब हम कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं तो कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है भाई, सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बनाते हैं, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो बात किसकी मानी जा रही है, सेंटर की मानी जा रही है। तो ये एक तरह से हमें यूनिटरी सिस्टम जो है ये दर्शाता है, ठीक है। और दूसरा रेजिडुअरी पावर की अगर बात करें, कुछ अनफॉर्चुनेट कुछ ऐसी कंडीशन सर्कमस्टांसिस हो गए, ठीक है, जिसके बाद लॉ कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे देखो स्टेट क्यों नहीं लॉ बना सकता भाई, वो किसको पावर दे देगी, उसको भी सेंट्रल में दे देगी। तो ये भी क्या हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे जो है ये क्या है, एक यूनिटरी जो है फीचर्स जो है शो कर रहा है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि हमारा फेडरलिज्म जो है ये क्या है, एक कॉजी फेडरल है, ये इसमें यूनिटरी फीचर भी है एज वेल एज इसमें फेडरल फीचर भी आपको देखने को मिलेंगे। सो ऑप्शन है आप लोगों के पास, बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए एंड बी जो दोनों हैं वो स्टेटमेंट दोनों इंडिविजुअली तौर पे असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं, बट आर इज द बेस्ट एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, क्वेश्चन नंबर आज के 15 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। सो ये था आज का हमारा सेशन। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ताकि हमारे एंड से जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अपना कमेंट में स्कोर जो है अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।